नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मोहित सिंगल, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडुकेटर। दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो मेरे सीए साथी सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं या सीए प्रैक्टिस को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर हमें खुशी होती है जब हमें कोई क्लाइंट मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा दोस्तों हमें समझकर ये चलना ज़रूरी है कि हमें सही क्लाइंट मिला है या नहीं मिला है। पिछले 15 साल की जर्नी में मैं भी काफ़ी बार इस चीज़ को महसूस करता हूँ, देखता हूं कि जब भी कोई क्लाइंट आता है हम सबके चेहरे पे एक अलग ही खुशी आ जाती है, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना जरूरी है कि क्या वो क्लाइंट हमारे लिए सही है या नहीं है। क्या क्लाइंट भी अच्छे या बुरे हो सकते हैं? इस चीज़ को समझने के लिए आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हमें किन किन ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जिससे कि आगे आने वाले समय में हम कुछ अवॉइडेबल चीज़ों को दूर कर सके और ऐसी चीज़ों से हम पहले ही सॉल्यूशन पा सके जिससे कि हमें फ्यूचर में कोई लीगल इश्यू का या कोई लीगल प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। दोस्तों, डिफरेंट इतने इश्यूज हम सामने देखते हैं, जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स के बारे में अगर बात करूं तो क्लाइंट की मिस्टेक की वजह से लीगल नोटिस आता है। पेमेंट के रिगार्डिंग बात करूं तो पेमेंट इशू डिस्कस ना होने की वजह से जनरली हम देखते हैं एक डाटा के अनुसार 25 से 30% ऐसे एग्रीमेंट्स बीच में ही ब्रेक हो जाते हैं जो कि सीए और क्लाइंट्स के बीच में पेमेंट्स की टर्म्स क्लियर ना होने की वजह से होते हैं। एंगेजमेंट लेटर, सबसे बड़ी गलती बीइंग ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मोस्टली सीएज करते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू साइन देयर एंगेजमेंट लेटर विद देयर क्लाइंट्स। पिछले 15 साल में जो मैंने देखा है वो मैं आज आप सबसे शेयर करने आया हूं। तो दोस्तों, आज अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 ऐसे मेन पॉइंट्स जो सीए को अपने क्लाइंट्स को ध्यान रखने चाहिए ऑन बोर्ड करने से पहले। सबसे पहला पॉइंट है क्लाइंट की इंडस्ट्री। हमें क्लाइंट को ऑन बोर्ड करने से पहले हमें देखना चाहिए कि वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और हमें उस इंडस्ट्री का कितना एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, क्लाइंट को ऑन बोर्ड करने से पहले हमें क्लाइंट के बारे में जानना जरूरी है, किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, उसकी इंडस्ट्री का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है और उस क्लाइंट की उस इंडस्ट्री में कितनी भागीदारी है। ये सब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो क्लाइंट्स को हमें ऑन बोर्ड करने से पहले सोचना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि हमें उस इंडस्ट्री का कितना अच्छा अनुभव है, सो दैट हम उस क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज दे पाए। सेकंड पॉइंट डील करता है क्लाइंट की अप्रोच के साथ, क्लाइंट की मेंटलिटी के साथ। हमें ये देखना चाहिए कि क्लाइंट किस माइंडसेट का है, किस अप्रोच के साथ वो अपने बिजनेस को कर रहा है, मीनिंग देयर बाई कैश इंसेंटिव अप्रोच है उसकी या एडजस्टमेंट अप्रोच है। हमें इस बात को स्पेसिफिकली ध्यान देके चलना चाहिए कि हमारा क्लाइंट किस माइंडसेट के साथ, किस ग्रोथ माइंडसेट के साथ बिजनेस कर रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर्स दीज आर द कॉमन थिंग्स विच आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। थर्ड थिंग, एंगेजमेंट लेटर। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो हमारे सीए प्रोफेशन में वी आर नॉट गोइंग टू साइन ए एंगेजमेंट लेटर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आईसीआई के हिसाब से भी मैं बात करूं तो आईसीआई ने भी स्पेसिफिकली हर प्रोफेशनल वर्क को करने के लिए उससे पहले एंगेजमेंट लेटर को बोला हुआ है। तो दोस्तों, हमें भी एंगेजमेंट लेटर को सबसे पहले साइन करना चाहिए। ये उसी तरह है कि जैसे किसी आइटम को रन करने के लिए हमें रूल एंड रेगुलेशन हमारे को मिलती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, तो सेम थिंग इज गोइंग टू बी द एंगेजमेंट लेटर फॉर अस। ये एंगेजमेंट लेटर ही हमें हेल्प करता है कि इन फ्यूचर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी इश्यू आए, क्या हमारा स्कोप ऑफ वर्क होगा, क्या हमारी फीस होगी, एवरीथिंग दिस इज गोइंग टू बी टेक केयर फ्रॉम दिस एंगेजमेंट लेटर। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, फीस का पेमेंट इशू। ये भी हमें स्पेसिफिकली अपने क्लाइंट के साथ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क हमें डिस्कस करके सेटल करना चाहिए, क्योंकि जनरली अक्सर हम देखते हैं कि एक बार पेमेंट डिस्कस होने के बाद अगर हम कोई काम करते हैं तो उसको हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छा काम निकल के आता है। वही अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो हम पेमेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते हैं और हम काम को कर देते हैं और माइंड में, हमारे बैक ऑफ माइंड ये रहता है कि पैसे हमें मिल जाएंगे। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती हमारी है, क्योंकि बाद में वो चीज़ जो काम आप कर चुके हो उसमें अगर कोई भी नेगोशिएशन होता है तो वो आपको और आपके क्लाइंट के माइंड को हैम्पर करता है। अगर आपको कम पैसा मिलता है तो इट्स गोइंग टू इफेक्ट यू, और अगर क्लाइंट को ज़्यादा लगता है देन ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट ए चैलेंज। तो दोस्तों, हमें पेमेंट इश्यू के बारे में क्लाइंट से स्पेसिफिकली डिस्कस करके ही काम को आगे बढ़ना चाहिए। पेमेंट इशू से मेरा मतलब है पेमेंट टर्म्स को डिस्कस करना कि हमारी पेमेंट किस बेसिस पे होगी, टास्क बेस्ड हमारी पेमेंट होगी या कंप्लीट हम उसके साथ एंगेजमेंट लेटर साइन कर रहे हैं जिसमें हम मंथली बेसिस पे रिटर्नरशिप के बेसिस पे फीस लेंगे, या फिर हम कैश बेसिस पे फीस ले रहे हैं, या हम थ्रू क्रेडिट बेसिस काम कर रहे हैं, या हमारा स्ट्रक्चर एडवांस का स्ट्रक्चर रहेगा कि 50% वी आर गोइंग टू टेक एडवांस बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क। तो दोस्तों, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें पेमेंट टर्म्स में क्लियर करनी जरूरी है क्लाइंट के साथ, सो दैट हम आगे उसके साथ अच्छे से काम कर पाएँ।
दोस्तों पेमेंट के साथ साथ हमें पेमेंट्स की ड्यू डेट के बारे में भी क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक इनवॉइस भेजने के बाद अगर हम उन्हें पेमेंट्स ड्यू डेट्स को उसमें स्पेसिफाई नहीं किया है तो वो हमारे लिए एक मुश्किल का काम कर सकती है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि हमें कब पेमेंट मिलेगी और क्लाइंट को भी आइडिया नहीं है कि उसको कब पेमेंट देनी है। तो इसलिए जब भी हम इनवॉइस इश्यू करें उसमें स्पेसिफिकली हम ड्यू डेट को मेंशन करके चले कि किस दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर इस पेमेंट को क्लियर करना है। दैट वुड बी 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, डिपेंडिंग अपॉन योर एंगेजमेंट लेटर, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। अगले पॉइंट के लिए बात करूँ दोस्तों, रिटेनरशिप बेसिस। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे सीए रिटेनरशिप बेसिस पे भी अपने क्लाइंट के साथ एंगेज रहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज रिटेनरशिप बेसिस पे जो आता है वो होता है पेमेंट का, क्योंकि दोस्तों अक्सर क्लाइंट को लगता है कि पूरे महीने में आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि उसको पैसा पे करे। लेकिन ऑन द अदर साइड में बोलूँ, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो हम बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस में मैं ये बोल सकता हूँ कि क्लाइंट्स हमें महीने में 10 बार कॉल करता है, वो हमसे कंसल्टेंसी लेता है, छोटे छोटे बिजनेसेस के बारे में पूछता है, छोटे छोटे डिसीजंस के बारे में पूछता है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है और क्लाइंट की ग्रोथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसको हर बार कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले एडवाइस देता है। जनरली मैं ऐसे मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे या मेरे क्लाइंट्स से इंटरेक्शन के बेस पे आपको बता सकता हूँ कि जो भी डिसीजन अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कशन करके समझ के लिया जाता है, वो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बाकी की तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल तरीके से जजमेंट करके आप एक डिसीजन को ले रहे हैं तो वो फाइनेंशियली भी आपके लिए अच्छा होगा और बिजनेस के थ्रू भी आपके लिए अच्छा होगा। अगले पॉइंट्स के लिए बात करूं, अगला पॉइंट है दोस्तों, ट्रैक योर क्लाइंट, ट्रैक द रिकॉर्ड्स ऑफ योर क्लाइंट। दोस्तों किसी भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले हमें उस क्लाइंट की हिस्ट्री को भी चेक करना चाहिए कि वो किस टाइप का क्लाइंट है, वो क्या बार बार में अपने एक बिजनेस को स्विच करके दूसरे बिजनेस में शिफ्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो किस तरह के रिकॉर्ड्स उसने मेंटेन किए हुए हैं, क्या उसने सारे रिकॉर्ड्स अपने ऑनलाइन मेंटेन किए हुए हैं या ऑफलाइन मेंटेन किए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों अगर कोई क्लाइंट ऑफलाइन डिटेल मेंटेन करता है तो अगेन आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उन चीज़ों को रिकनसाइल करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। कितना आपका क्लाइंट टेक ओरिएंटेड है ये भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन आप अपने क्लाइंट के साथ करेंगे या क्लाइंट आपके साथ करेगा तो क्या वो टेक्नोलॉजी के साथ सावी है या नहीं है, वो टेक्नोलॉजी को समझ सकता है नहीं समझ सकता है, ये भी हमें समझना जरूरी है। ये बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते हैं, और हम जब भी क्लाइंट कोई भी हमारा नया आता है हमारे पास, हम एक अंदर खुशी के साथ कहते हैं कि या हमें नया क्लाइंट मिल गया। तो दोस्तों ये सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमें क्लाइंट के साथ क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक और बात करूंगा वो होती है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों हमें ये स्पेसिफिकली ध्यान देना जरूरी है कि जो नया क्लाइंट आप ले रहे हो, ही माइट नॉट बी द नेक्स्ट कंपटीटर ऑफ योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट। वो कोई ऐसा क्लाइंट ना हो जो आपके ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं उनका कंपटीटर ना हो, क्योंकि दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आप नया क्लाइंट लेने के बजाय अपने पुराने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को खो देंगे। क्योंकि सीए और क्लाइंट्स के बीच में मैं रिलेशन की बात करूं तो वो ऐसा रिलेशन होता है कि सीएज इज गोइंग टू नो एवरीथिंग अबाउट देयर क्लाइंट्स, दे आर गोइंग टू नो ऑल इन एंड आउट्स ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो हमें अगर हमारे दोनों क्लाइंट्स एक दूसरे के कंपटीटर हैं तो दैट इज अगेन गोइंग टू क्रिएट ए चैलेंज फॉर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसको प्रैक्टिस में अपना काम करते हुए, अपनी परफॉर्मेंस करते हुए, अपने दोनों सेम इंडस्ट्री के कंपटीटर के लिए एक अननेसेसरी एक चैलेंज क्रिएट हो सकता है, क्योंकि दोनों के सीए कॉमन है। तो दोस्तों ये चीज़ भी हमें एनालिसिस करनी जरूरी है कि हम जिस क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं वो उसका कोई मेरे क्लाइंट से या मेरे दो माइट भी आई कैन से कि ये आपके लिए वाइसा वर्सा मैं बात करूँ तो ये एक एक्सपीरियंस वाली बात भी हो सकती है कि आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे हैं और आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो डेफिनेटली आपके पास उसी इंडस्ट्री से या उसी फील्ड से रिलेटेड क्लाइंट्स आएंगे। लेकिन हमें साइमल्टेनियसली अपनी साइड पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि जिस क्लाइंट को हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं वो माइट बी नेक्स्ट कंपटीटर हमारे क्लाइंट का ना हो। अगला पॉइंट है दोस्तों, लीगल एंड टैक्स कंप्लायंस हिस्ट्री। दोस्तों क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले हमें उसकी जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी, टीडीएस और जितने भी कंप्लायंसेस वो करता है उसकी हिस्ट्री भी चेक करने की ज़रूरत है कि वो क्या रेगुलर फाइलर है या नॉन रेगुलर फाइलर है, क्या वो डिफ़ॉल्ट्स करता है अपनी टैक्स पेमेंट में या नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों इससे हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि किस क्लाइंट को हम सर्व करने जा रहे हैं, क्या वो हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज को रिगार्ड करता है नहीं करता है, क्या उसकी कोई डिमांड पेंडिंग ऑलरेडी पुरानी डिफ़ॉल्ट्स उसके कंटिन्यू आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, दैट वुड बी अंडर इनकम टैक्स जीएसटी, कोई पुराने डिफ़ॉल्ट उससे कंटिन्यू आ रहे हैं
या कोई उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, इनकम टैक्स में, आरओसी में ऐसी कोई डिटेल्स डाल रखी है, या ऐसा बिजनेस वो एग्जीक्यूट कर रहा है जो उसने डिपार्टमेंट को बता नहीं रखा। उदाहरण के लिए मैं बात करूँ, एग्जाम्पल के लिए बात करूँ कि वो किसी ऐसे प्रीमिसेस से काम कर रहा है जो उसने जीएसटी में या आरओसी में गवर्नमेंट को अपडेट ही नहीं कर रखा, तो अगेन दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर योर क्लाइंट। तो आपको स्टार्टिंग में ही क्लाइंट को एडवाइस करके चलना है कि सर दीज आर द लीगल इश्यूज या दीज आर द प्रॉब्लम्स विच माइट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू इन फ्यूचर, जो आपके लिए एक इशू क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा, दैट वुड बी द एग्जिट क्लोज। दोस्तों सीए और क्लाइंट के अगर रिलेशन की बात करूं तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन होता है। जनरली ना तो कोई सीए अपना क्लाइंट बदलता है और ना ही क्लाइंट अपना सीए बदलता है, अनलेस अदरवाइज कोई बड़ा इशू ना हो। तो दोस्तों ये एक रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जो दोनों साथ साथ मिलके ग्रोथ पार्टनर बनते हैं और एक बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। काफ़ी बार हमने ऐसा देखा है कि एक सीए और क्लाइंट के बीच में अगर कोई मिसकम्युनिकेशन होता है या कोई इशू अराइज होता है तो दे आर गोइंग टू टेक सेपरेट पाथ इंडिविजुअली। तो दोस्तों उस टाइम हमें एग्जिट क्लोज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। एग्जिट क्लोज ऐसा क्लोज होता है जो आपको हेल्प करता है कि इन फ्यूचर आपको कोई भी ऐसे लीगल नोटिस या लीगल इश्यूज ना आए उस क्लाइंट की तरफ से जो आपने प्रोफेशनल सर्विस दी है उनके बारे में। हमें कोई भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले हमें उसके साथ अपने एग्जिट क्लोज को भी प्रॉपरली माइंड में लेके चलना है। और लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, दैट वुड बी द सेल्फ सेटिस्फेक्शन ऑफ योर्स एंड योर क्लाइंट। दोस्तों सेल्फ सेटिस्फेक्शन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको भी होनी चाहिए और आपके क्लाइंट को भी होनी चाहिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द सर्विसेज व्हाट यू आर गोइंग टू बी चार्ज, आप कोई भी अमाउंट अपने क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं, आप सर्विसेज उसको दी बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है और आपके क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन नहीं है, ऑल आर वैल्यूलेस। तो दोस्तों सेल्फ सेटिस्फेक्शन हम सबको ध्यान रखना जरूरी है कि हम जिस क्लाइंट को अगर दिल से काम करेंगे, प्यार से काम करेंगे तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और क्लाइंट को भी मजा आएगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने डिस्कस किया आपसे ऐसे कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जो हमें अपने क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जैसे क्लाइंट मिलना जरूरी है, उसी के साथ साथ सही क्लाइंट और सही काम करना भी उतना ही जरूरी है। अगर इस वीडियो में दिए गए पॉइंट्स पे आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका नाम भी बढ़ेगा। इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की है कंप्लीट एक जर्नी जो मैंने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस पे कैटर की है। इसके अलावा मैं अपने सभी प्रोफेशनल ब्रदर सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, ऑल यू आर इन प्रैक्टिस एंड सर्विसेज, ऐसे और पॉइंट्स जो आप अपनी जर्नी में देख पाते हैं, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो शेयर व्हाट टॉपिक यू रिक्वायर्ड फ्रॉम माई साइड, कि मैं किस अगले टॉपिक पे आपके साथ प्रोफेशनल विषय पे बात करने आऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय ICI।